Hello, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagat Gotara with a new video. आज हम क्लास 9th के लेसन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की स्टडी करेंगे। इसका एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है, किसे डिजाइन किया गया है और इस लेसन के अंदर किस किस तरह की टर्मिनोलॉजी, किस किस तरह के वर्ड, जो टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे अपार्थाइड क्या होता है, ट्रेजन क्या होता है, जो इसके टर्मिनोलॉजी मीन्स कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ कि लेसन का इंट्रोडक्शन मैंने उसमें दे दिया है। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूट की जो स्थिति थी, वहाँ की जो भेदभावपूर्ण नीति थी जिसे अपार्थाइड कहा गया है, उसके माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से वहाँ का संविधान था और वहाँ की जनता ने उसको किस तरह से चेंज कर दिया, ये हम जानेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयरिंग करें। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक SST, सोशल साइंस और इंग्लिश के सभी लेसन्स के नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के अंदर कंपोजिशन में एप्लीकेशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब चीजें मिलेगी। इसके अलावा मैंने एक इंग्लिश बेसिक ग्रामर का कोर्स शुरू कर रखा है। यदि आप इंग्लिश को जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को फॉलो करें। मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में परेशानी करते हैं, जो जो आपको कंफ्यूजन देते हैं, उनको वहाँ पे क्लियर किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर लोकतांत्रिक संविधान कैसे बना। साउथ अफ्रीका की स्थिति को मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। 1980 और 1990 तक वहां पर व्हाइट, मतलब ब्रिटिश, जैसे इंडिया के अंदर ब्रिटिश राज किया करता था, वैसे वहीं भी ब्रिटिशर लोग शासन किया करते थे। वहां ब्रिटिशर ने एक नीति, एक पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी ला रखी थी। वहां ब्रिटिशर कैसे पहुंचे, जैसे कि इंडिया पहुंचे थे वैसे ही वहां पहुंच गए, है ना। और वहां जाकर के उन्होंने क्या कर दिया कि वहां के जो जो लोग थे उनसे बेसिक अधिकार छीन लिए गए, है ना। वो व्हाइट कॉलोनी, उन व्हाइट लोगों ने अपने लिए कॉलोनी अलग डेवलप कर ली कि वो व्हाइट लोग रहेंगे। व्हाइट्स लोगों के लिए अलग तरह के बाथरूम बनवा दिए, अलग तरह की बसेस सर्विस बना दी, सब कुछ अलग अलग स्कूलें बनवा दी, अलग रोडें बनवा दी, जहाँ पे सिर्फ व्हाइट लोग ही चल सकते थे। ब्लैक लोग या कलर्ड लोग, वहाँ तीन कैटेगरी डेवलप कर रखे थे, व्हाइट, ब्लैक और कलर्ड। व्हाइट ब्रिटिशर जो वहाँ पे शासन किया करते थे, ब्लैक जो वहाँ के लोकल लोग थे, कलर्ड इंडिया से भी कुछ लोग वहाँ चले गए थे, है ना। इस तरह से उनके साथ में बिहेव किया। अब इस नीति के अंदर उन लोगों को, जो वहाँ के जो लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी, उनको शूट कर दिया जाता था, उनसे उनके साथ मिसबिहेव होता था। आगे हम सब पढ़ेंगे 1 टू 1। तो इस नीति के विरोध में 1950 से लेकर के 1990 तक वहाँ काफ़ी बड़ा स्ट्रगल हुआ। वहाँ के सबसे बड़े लीडर नेल्सन मंडेला को 29 ईयर तक जेल में रहना पड़ा, है ना। आगे हम और पढ़ते हैं। आई हैव फोट, आई का मतलब नेल्सन मंडेला है। आई हैव फोट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन। व्हाइट डोमिनेशन का मतलब है जो व्हाइट लोग जिस तरह से डोमिनेटली, है ना, जिस जोर से यहाँ पर राज कर रहे हैं, वो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं उसके विरुद्ध लड़ा हूँ। एंड आई हैव फोट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और मैं ब्लैक लोगों के अगेंस्ट में भी लड़ा हूँ, क्योंकि ब्लैक लोग व्हाइट लोगों के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो पहले उनको इसलिए तैयार किया गया कि हम भी इंसान हैं और स्किन के ब्लैक हो जाने से कोई क्राइम नहीं होता। ये हमारा अधिकार है कि हम अपने अधिकारों की मांग करें। आई हैव चेरिश्ड द ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities। ये कहता है, आई का मतलब नेल्सन मंडेला है कि मैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी का आनंद ले चुका हूँ, जो लोग आपस में हार्मनी का मतलब सामंजस्य के साथ में आपस में इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसरों के साथ जीते हैं। इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव इट। और यही मेरे जीवन का आदर्श है। क्या आदर्श है? कि सभी लोग सामंजस्य पूर्वक
समान अवसरों के साथ में जिए, सभी लोगों को समान अधिकार है हो। इट इज़ एन आइडियल व्हिच आई होप टू लिव फॉर एंड अचीव, इसको मैं अचीव करना चाहता हूँ। बट इफ नीड्स बी, इट इज़ एन आइडियल फॉर व्हिच आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई। और ये जो नया सिस्टम एस्टेब्लिश होगा उसमें एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जिसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हो गया था। मरने के लिए तैयार हो गया था का मतलब कि जब ये आइडियल हमारे देश में नहीं था, जब यहाँ व्हाइट लोग रूल किया करते थे, तो उन्होंने समाज को बाँट रखा था, इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। तो इस इक्वालिटी और फ्रीडम को हासिल करने के लिए जो मैंने अपने आप को तैयार किया, मरने तक के लिए तैयार किया, उस आदर्श को मैं बनाना चाहता हूँ। सो ही इज़ द नेल्सन मंडेला, लीडर ऑफ द साउथ अफ्रीका हू फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। आगे हम और पढ़ते हैं। Yes, this was Nelson Mandela being treated for treason by the White South African government। देखिए, नाम ही ऐसा दे रखा है, White South African government। ये तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं treason क्या होता है। Treason is a offense of attempting to overthrow the government of state to which the offender owes allegiance। मतलब ऐसा प्रयास जो वहाँ की सरकार को ओवरथ्रो, सरकार को बर्खास्त करने का प्रयास करे, तो वो क्या कहलाएगा? ऑफेंस कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। So Nelson Mandela being tried for treasons by the white South African government। क्या कर दिया था? तो नेल्सन मंडेला ने वहाँ की सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई गई, तो इनके विरुद्ध में ये राजद्रोह का मुकदमा चला कि आपने सरकार को गिराने, अस्थायी करने का प्रयास ही किया है ना? ये ट्रेजन कहलाया। आगे हम और पढ़ते हैं। He and even 7 other leaders were sentenced। sentenced का मतलब होता है जेल की करना। इनको जेल हो गई थी to life imprisonment in 1964। 1964 में जीवन भर आजीवन कारावास की इनको सजा दी थी। यदि अब देखिए 1964 से ये 29 ईयर तक जेल में रहे, और जेल में भी सीधे नहीं, जेल में भी इतने सारे टॉर्चर हुए उनके जीवन में। यदि आपको मौका मिले, टाइम मिले, तो आप नेल्सन मंडेला की जीवनी को पढ़ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतने बड़े टॉर्चर्स वहां दिए गए थे। डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजिम्स। किस लिए जेल हुई? क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड रिजिम के विरोध में विरोध करने का साहस किया, डेयर किया उनको, है ना? इसीलिए उनको जेल हुई। ये अपार्थाइड रिजिम का मैंने कल भी पढ़ाया था, दोबारा पढ़ा देता हूँ। अपार्थाइड एक सिस्टम था जिसमें लोगों को बांट रखा था। एक ऐसी नीति, सरकारी नीति, जिसमें लोगों को अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। तो ये क्या है? ऑफिशियल पॉलिसी थी ऑफ रेशियल सेपरेशन। रेशियल का मतलब जातिगत, रंग, भाषा के आधार पर लोगों को बांट देना, सेपरेट कर देना। एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन बिटवीन 1948 टू 1989 तक लोगों को वहां के लोगों को जाति के आधार पर बांट रखा था। जाति का मतलब है कि स्किन हो गया, भाषा हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया, इनके आधार पर जब कोई डिवीजन होता है तो उसे रेशियल डिवीजन कहते हैं। तो आगे हम और बढ़ते हैं। इन दिस कंट्री ही in his country he spent the next 28 year in South African most dreaded prisons, रोबन आइलैंड। रोबन आइलैंड की एक जेल थी, उसके अंदर सबसे खतरनाक जेल मानी जाती है, उसके अंदर उसको रखा गया और काफी सारे टॉर्चर्स उसको दिए गए। तो आगे हम और पढ़ लेते हैं। अब ये तो हो गया था। अब वहां साउथ अफ्रीका के अंदर प्रोटेस्ट करना क्या था? अपराध था। तो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, इस अपार्थाइड सिस्टम को वहां से हटाने के लिए लोगों ने किस लेवल पर स्ट्रगल किया, मेहनत की, संघर्ष किया ना। आज जैसे इंडिया में आजादी के लिए संघर्ष किया गया था, उसका यहाँ पे वर्णन दिया गया है। क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय वाइट यूरोपियन पीपल्स। अब सबसे पहली बात, वहां के लोगों ने, वहां के जो रूलर थे, व्हाइट लोग, उन्होंने लोगों को जाति के आधार पर बांट रखा था, जैसे इंडिया में बांट रखा था। ओके, लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स had settled in Africa and became the local rulers। काफी संख्या में व्हाइट लोग वहां पे सेटल हो गए थे अफ्रीका के अंदर, और वहां के रूलर बन गए थे। ओके, यहाँ से शुरू हुआ। अब ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं, अफ्रीकन लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइड्स द पीपल
labeled them on the basis of their स्किन कलर। अब काफ़ी सारे सिस्टम जो अपार्थाइड का था, मैंने बताया था कि अपार्थाइड का मतलब होता है जाति के आधार पर बाँटना। उन लोगों को 3 आधार पर बाँट दिया था, लेबल दे दिया था 3 लोगों को। क्या क था? 1 नंबर था कि ब्लैक लोग होंगे, 2 नंबर था कि कलर्ड लोग होंगे, है ना? एक कम्युनिटी कलर्ड थी, एक कम्युनिटी जो थी वो क्या थी? व्हाइट थी। तो ब्लैक कौन थे? साउथ अफ्रीकन 3/4 जो वहाँ के 75% पॉपुलेशन थी, वो ब्लैक थी। कौन-सी थी? ब्लैक थी। तो ये कम्युनिटी सबसे बड़ी थी और ये वहाँ की लोकल भी थी। कलर्ड पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। कलर्ड का मतलब जो ब्लैक नहीं थे ना, और जो ब्रिटिशर भी नहीं थे, मैंने व्हाइट भी नहीं थे, लेकिन कलर्ड लोग थे। जैसे इंडिया के लोग जो होते हैं, गेहूँ कलर के होते हैं, इस तरह के लोग जो थे, मोस्टली जो इंडिया से माइग्रेट करके गए थे, उन लोगों की वहाँ पे कैटेगरी बना दी। आगे क्या कर दिया? व्हाइट रूल्स ऑफ नॉन व्हाइट एज इन्फीरियर्स। व्हाइट लोग वो थे जो नॉन व्हाइट थे, जो कलर्ड थे और ब्लैक थे, उन लोगों को अपने से कम आंकते थे, अपने से कम मानते थे, अपने बराबर नहीं मानते थे, उनका शासन किया करते थे। अब क्या होता है इन तीनों का? नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। इन दोनों कम्युनिटी को वोटिंग राइट्स नहीं थे। वोटिंग तो बहुत बड़ी चीज होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक फैसिलिटीज को यूज करने का इनको अधिकार नहीं था। एम्बुलेंस ऐसी थी जिसके अंदर पशु भी लोग डालते नहीं है। इस तरह की एम्बुलेंस घटिया से घटिया स्तर की व्यवस्थाएं इनके लिए बनाई गई। आगे हम और देखते हैं अपार्थाइड सिस्टम क्या था? ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक ये सिस्टम था, इसमें ब्लैक लोगों का शोषण होता था। फॉरबिडन देम लिविंग इन व्हाइट एरियाज। अपार्थाइड सिस्टम के माध्यम से इस तरह के बैन, इस तरह की उनकी पाबंदी लगी थी कि आप व्हाइट एरियाज या व्हाइट कॉलोनीज में रह नहीं सकते। व्हाइट व्हाइट लोगों के रहने की अलग से कॉलोनीज बन गई थी। वर्क इन व्हाइट एरिया ओनली इफ दे हैड अ परमिट। ये लोग ब्लैक लोग, कलर्ड लोग व्हाइट एरिया में तभी काम कर सकते थे जब इनके पास में परमिट होता था। अब क्या कर दिया? इन व्हाइट लोगों को और ब्लैक लोगों में ट्रेन की फैसिलिटी अलग थी, बसेस की अलग थी, टैक्सीज की अलग फैसिलिटीज थी, होटल की अलग थी, हॉस्पिटल की अलग थी, स्कूल्स अलग थे, कॉलेज अलग थे, लाइब्रेरीज अलग थी, सिनेमा हॉल्स अलग थे, थिएटर्स अलग थे, बीचेज अलग थे, स्विमिंग पूल भी अलग थे, पब्लिक टॉयलेट भी अलग थे, ऑल वर सेपरेट। ये सभी चीजें बांट रखी थी कि ये व्हाइट की है, ये ब्लैक की है। ओके, दिस वाज कॉल्ड सेग्रेगेशन। इससे कहते हैं पृथक्करण, अलग अलग बांट देना। कांट विजिट चर्चेज, ब्लैक लोग और कलर्ड लोग चर्च को विजिट नहीं कर सकते थे। कांट ऑर्गेनाइज एनी प्रोटेस्ट मार्च, और ने ये कभी विरोध मार्च, हड़ताल जो कहते हैं ना इंडिया में, जो विरोध करते हैं, उस तरह के प्रोटेस्ट मार्च भी नहीं कर सकते। ऐसी उन्होंने नीति, ऐसा उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा था कि जो कुछ भी ऐसा करेगा उसे जेल हो जाती थी। अब शूट कर दिया जाता था। कोई वहाँ पे काइंडनेस दयानेस नहीं थी, बस उनको मौका मिलना चाहिए। इस तरह के बोर्ड भी लगा रखे थे। देखिए डेंजर बोर्ड लगा हुआ है, नेटिव्स की, यहाँ के लोग, नेटिव का मतलब ब्लैक लोग है, इंडियंस एंड कलर्ड। इसके अलावा नेटिव वाला इंडियन लोग और कलर्ड लोग जो हैं, इफ यू एंटर दीज प्रीमिसेस एट नाइट। दीज प्रीमिसेस का मतलब है कि व्हाइट कॉलोनी में यदि आप रात को एंटर कर जाते हैं, यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। तो आप मिसिंग की कैटेगरी में आ जाओगे, आप मिस हो जाओ, गायब हो जाओ। कैसे? आर्म्ड गार्ड शूट ऑन साइट। आर्म्ड गार्ड जो वहाँ के जो गार्ड थे वो आपको देखते ही गोली मार देंगे। सैविज डॉग्स, इनको मतलब सैविज डॉग कहा गया, मतलब भड़कते हुए कुत्ते। ओके, डेवोर द काउप्स, है ना? यू हैव बीन वार्न्ड, आपको चेतावनी दे दी गई। इस तरह से वहाँ की पॉलिसीज थी। आगे हम और बढ़ते हैं। ये एक बीच के ऊपर लगा हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि ये जो बीच जो है वो सिर्फ व्हाइट लोगों के लिए बना हुआ है। इसमें ब्लैक लोग बातचीत नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो उन पे पेनल्टी लगेगी। इसमें लिखा है अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डर्बन बीच, ये एक पॉलिसी है डर्बन बीच की, बाई लॉज, कानून के आधार पर दिस बाथिंग एरिया इज मेंबर ऑफ द व्हाइट रेस ग्रुप। ये बाथिंग एरिया सिर्फ व्हाइट लोगों के लिए बना हुआ है। ओके, जैसे इसमें और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। सो इस तरह से ये लोग जो थे उनके साथ में बहुत बुरा प्रभाव बिहेवियर करते थे। आगे हम और पढ़ के देखते हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। अब ये सिस्टम बना रखा था, अब वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। क्या किया? विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। तो मैंने बताया था प्रोटेस्ट जब किया तो नेल्सन मंडेला उस 7 लोगों को जीवन भर की सजा सुना दी गई, जेल कर दी गई।
1950 में शुरू हुआ और 1964 में उनको जेल हो गई। सिंस 1950 ब्लैक, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द पार्टी सिस्टम। 1950 से इन लोगों ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में संघर्ष करना शुरू किया। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेज एंड स्ट्राइक। इसके बाद इन लोगों ने विरोधी मार्च और स्ट्राइक हड़तालें करना शुरू की। इसके लिए उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी भी एस्टेब्लिश की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वाज द अनबैरल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अनबैरल्ड ऑर्गेनाइजेशन वहां का ऑथराइज नहीं था। दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेशन। जो सेग्रेशन की पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने संघर्ष किया। आगे मोर देखते हैं। हु सपोर्ट देम। अब जब इन्होंने संघर्ष किया तो इनके साथ में ब्लैक लोगों के साथ में कौन-कौन सी कम्युनिटी, कौन-कौन से लोग वहां सम्मिलित हो गए थे, है ना? मेनी वर्कर्स यूनियन वहां पे इसके साथ आ गई थी। कम्युनिटीज पार्टी, वहां की जो लोकल कम्युनिटीज पार्टी थी वो वहां पे आ गई थी, कम्युनिस्ट बोलते हैं। मैनी सेंसिटिव व्हाइट आल्सो जॉइन्ड एएनसी। इसके अलावा कुछ व्हाइट लोग जो सेंसिटिव थे, जो एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते सही गलत को पहचानते थे, वो लोग भी इनके साथ में आ गए। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। और बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर देशों ने इस अपार्थाइड सिस्टम को एक बहुत ही अनइक्वल और जातिगत और भाषा के आधार पर एक भेदभाव की नीति डिक्लेयर कर दिया था, मतलब इसको कैंसिल कर दिया था। बट व्हाइट रेसिस्ट government continued to rule by detaining, torturing, killing thousands of black and colored people। लेकिन व्हाइट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लोगों को टॉर्चर करके, किल करके, डिटेन करके, पहचान पहचान करके, मार के, उनको किलिंग करके शासन करना जारी रखा। सो आज की वीडियो में इतना पढ़ेंगे, बाकी वाले वीडियो में नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बाकी जो नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज मैंने आपको समझाया कि साउथ अफ्रीका के अंदर क्या था। अब इसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कैसे होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कैसे, जैसे यहाँ कॉन्स्टिट्यूट बना हुआ है कि व्हाइट लोग अलग रहेंगे, ब्लैक लोगों को अधिकार नहीं होंगे। क्या हम बने हुए कॉन्स्टिट्यूट के अंदर कोई बदलाव कर सकते हैं? ये हमें जानना है। बदलाव कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूट बना हुआ है, लेकिन इसमें भी क्या बदलाव हो सकता है क्या? पहले लोगों को, वहाँ के लोगों को समझा दिया गया था कि संविधान जो बन गया सो बन गया, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।